Hello dear student, today we start our new chapter number 5, continuity and differentiability। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी आज समझते हैं कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं और कंटिन्यूटी के एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर डिटेल में जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 5.1 वो कल से अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज बच्चों कंटिन्यूटी के बारे में डिटेल में समझते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या। देखिए बच्चों, कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हम फंक्शन को समझते हैं। आपको पता है कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, ये कोई फंक्शन होता है, क्योंकि फंक्शन आप जो पढ़ने जा रहे हो कंटिन्यूटी वो किसी फंक्शन की ही चेक करते हैं कि वो फंक्शन किसी लिमिट पर या x की किसी वैल्यू पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपको फंक्शन समझना पड़ेगा, फंक्शन के साथ साथ आपको लिमिट समझनी पड़ेगी कि लिमिट क्या होती है। देखो बच्चों, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो ये डिफाइंड होगा। ये याद रखना, फंक्शन क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं, परिभाषित होने चाहिए तभी वो फंक्शन होगा। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों, हम इसको थोड़ा बहुत इसमें पहले डिस्कस करते हैं। अब फंक्शन तो ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, लिमिट क्या है? जैसे मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालना चाह रहा हूं x इक्वल्स टू ए पर, ठीक हो गया ना? आ गई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालना चाह रहा हूं x टेंड्स टू a पर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने 11th क्लास में बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ा है। क्या हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ऐसी तो रिप्रेजेंट किया जाता है। आ रही है ना बात समझ में? लिमिट को समझना है पहले, लिमिट क्या है, लिमिट कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, यही पढ़ा था। किसी फंक्शन की अगर आपने लिमिट निकालनी है x इक्वल्स टू a में, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप इस x की जगह में क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो x की जगह में अगर आपने a रख दिया तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई? एफ ए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एफ ए। आ रही है बात समझ में? लिमिट निकालना पड़ा था। अब देखिए, अब यहां थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 11 में भी हमने पढ़ा था दो प्रकार की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्लियर? तो अभी भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, कंटिन्यूटी अगर समझनी है तो लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। फिर मैं इन्हीं डेफिनेशन से आपको कंटिन्यूटी समझाऊंगा और ग्राफ के वे से भी कंटिन्यूटी को समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ये जो चैप्टर है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो दो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, इतना तो समझ में आ गया ना? किसी फंक्शन की लिमिट अगर आपने निकालनी है x टेंड्स टू a पर, तो कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू, x की जगह में a रख दिया जाता है। दो प्रकार की लिमिट हमने डिस्कस करनी है। पहला हमने डिस्कस करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसका सिंबल होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। क्लियर? तो यहां पर क्या? फंक्शन एफ एक्स। क्लियर बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, मतलब इस एफ एक्स की लिमिट निकाल रहा हूं। कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर क्या आ गया? x टेंड्स टू a माइनस। ये a माइनस सिंबल है, दिखा रहे हैं कि लिमिट, कौन सी लिमिट निकाल रहे हो? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। जब आप x की जगह में क्या रख दोगे? a माइनस कुछ क्वांटिटी कर देते हैं, और हम वो a माइनस कौन सी क्वांटिटी करते हैं? h। तो इस फंक्शन में x की जगह में हम क्या रख देते हैं? f। x की जगह में हम क्या रख देते हैं? a माइनस h, और यहां पर ये जो h की लिमिट है वो क्या हो जाती है? 0। अब ये कैसे आया? ये हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। आप x की जगह में क्या रख दीजिए? a माइनस h। तो x की जगह में मैंने रख दिया a माइनस कुछ क्वांटिटी कर दीजिए h। तो ये h, अब देखो x तो हट गया ना, यहां पर x है नहीं, तो अब जब x ही नहीं है, क्या आ गया x की जगह में h, तो लिमिट भी किसकी आएगी? h की, क्योंकि x a तो कांस्टेंट है। आ गई ना बात में? लिमिट भी किसकी आएगी? h की। तो h की लिमिट क्या आ गई? 0। h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये कैसे हुआ, इसको यहां पर समझने की कोशिश करते। देखो आपने क्या रखा इस फंक्शन में? x की जगह में a माइनस h रखा ना बच्चों? x की जगह में a माइनस h रखा।
जबकि x की लिमिट क्या दी थी, लिमिट x टेंड्स टू a, x इक्वल्स टू a पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, a है। तो अब आप x की जगह में क्या रख देंगे, a रख देंगे, a इक्वल्स टू a माइनस h। देखो ये मैं बता रहा हूं, खाली सिखा रहा हूं कैसे आया, मेन ये है। अगर बस आप याद रखना x टेंड्स टू a माइनस h रख दोगे, x की जगह में a माइनस h रख दोगे, तो ये h की लिमिट अपने आप क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर, बस तरीका बता रहा हूं कैसे। x की जगह में आपने a माइनस h रखा, जो x की वैल्यू थी वो आप किस में चेक कर रहे हो, x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, या x इक्वल्स टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। आ गई ना बात समझ में। तो x की जगह में आपने कितना रख दिया, a। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, ये माइनस h इधर आ गया, प्लस h हो जाएगा, इक्वल्स टू ये प्लस a उधर गया, कितना आ गया, a माइनस a। तो h टेंस टू कितना आ गया, 0 आ गया। h जो हो गया वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हमने यहीं पर वही लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0। आ गई ना बात समझ में। लिमिट h टेंस टू 0 कैसे आई, x की जगह में क्या रखा, a माइनस h, तो वो h की जो लिमिट है, वो h की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। लिमिट h टेंस टू 0, h किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 0 के नियरेस्ट हो जाएगा। आ गई ना बात समझ बच्चों, इतना क्लियर है। ठीक, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे निकलती है समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक और लिमिट होती है बच्चों, और वो लिमिट होती है आपकी क्या, RHL। वो लिमिट कौन सी होती है बच्चों, RHL। ठीक, इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ठीक देखिए, इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड को a माइनस करके दिखाते हैं, राइट हैंड को a प्लस करके दिखाते हैं। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहां पर क्या आ गया, fx, क्योंकि जो भी लिमिट निकाल रहे हो इसी फंक्शन की तो निकाल रहे हो। अब देखिए a प्लस है ना बच्चों, a प्लस क्या क्या दिखा रहा है, देखो वैल्यू तो x टेंस टू a ही है, a प्लस क्या दिखा रहा है कि कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। आ गई बात समझ में। a प्लस क्या दिखा रहा है कि लिमिट कैसी है, राइट हैंड लिमिट है। क्लियर बच्चों। तो देखिए x की जगह में आप क्या रख दोगे, a प्लस h, a प्लस कोई क्वांटिटी कर दीजिए h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x की जगह में आपने रख दिया a प्लस h। अब x हट गया, क्या आ गया, h, तो लिमिट भी किसकी हो जाएगी, h, और h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। ये कैसे आया, फिर वही चीज, x की जगह में आपने a प्लस h रखा, x की वैल्यू आपको एक्चुअल में दी क्या थी, a, तो a इक्वल्स टू a प्लस h। देखो a से a कैंसिल, तो h टेंस टू क्या आ गया, 0। तो वही तो किया। याद रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किससे डिफाइंड होती है, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी x की जगह में क्या रख देते हैं, a माइनस h। अब a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस h, तो जैसे ही a माइनस h करा, x से हट गया, तो लिमिट भी x की नहीं रहेगी, अब किसकी लिमिट आ जाएगी, h की, तो h टेंस टू क्या आ गया, 0। सिमिलरली RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह में आप क्या रख देंगे, a प्लस h, तो f a प्लस h। क्लियर बच्चों, ये तीन चीज समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। LHL समझ में आ गया, RHL समझ में आ गया होगा बच्चों। ये टॉपिक, ये जो तीन चीज मैंने लिखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देना। आ गई ना बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लिमिट के डेफिनेशन में, आप लिमिट को समझने के लिए इसको रफ कॉपी में उतार लीजिएगा। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। अब हम बच्चों कंटिन्यूटी की ओर बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी समझाने से पहले, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी जो भी पढ़ना है मैथमेटिकली पढ़ना है, ग्राफिकली नहीं पढ़ना उसको, लेकिन समझते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है, ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, कोई फंक्शन है, ठीक, कोई फंक्शन क्या है, fx है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये fx कंटिन्यूअस है। आ रही है बात समझ में। तो कंटिन्यूअस है तो इसका ग्राफ कैसे होगा। सबसे पहली बात, अगर ग्राफिकली हम समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक। तो देखिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ग्राफ इसका, देखिए
मैं कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाता हूं, आ गई ना बात समझ में। अब जरूरी नहीं है ऐसा ही ग्राफ है, ये कोई फंक्शन fx है, ठीक, उसका मैंने ग्राफ बना लिया। अब आपने एक बात देखी होगी, जब मैं ये ग्राफ बना रहा था तो मैंने पेन को कहीं पर भी नहीं हिलाया, मतलब पेन से मैंने इस ग्राफ को कहीं पर भी कट नहीं किया। जहां से मैंने ग्राफ स्टार्ट किया कंटिन्यू चलते रहा और बस लास्ट में एंड हो गया, ठीक। तो मैंने अपनी पेन को कहीं पर भी नहीं उठाया, मतलब इस ग्राफ में कहीं पर भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन इसकी भी शर्त होती है। आ रही है, ग्राफिकली समझ में आया कंटिन्यूअस क्या है। मैंने एक ग्राफ बनाया बिना पेन को रिमूव किए, बिना पेन को हटाए, पेन वैसी ही रहने दी और मैं कर्व बनाते गया, कहीं पर भी कोई ब्रेक पॉइंट इस कर्व में नहीं आया, ये कर्व कंटिन्यूअस है। लेकिन इसकी भी कुछ शर्त होती है। क्या? fx इज कंटिन्यूअस। अभी मैं लिमिट वाले पॉइंट में नहीं जा रहा हूं, कंटिन्यूअस सतत, फलन सतत है। अभी लिमिट जो मैंने पढ़ाया अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, अभी पहले बस एक बेसिक समझते हैं कि इस फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब कहेंगे। क्लियर? अगर आप लिमिट को नहीं देखना चाह रहे हैं, लिमिट अभी नहीं देखना चाह रहे हैं, बिना लिमिट के, बिना लेफ्ट हैंड लिमिट, बिना राइट हैंड लिमिट के आप इसको कंटिन्यूअस कैसे दिखाएंगे कोई फंक्शन है। तो देखिए बच्चों, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। मैं कहूंगा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू a पर, तो इसके लिए तीन चीजें होंगी बच्चों। आप कंटिन्यूटी किस पॉइंट में चेक कर रहे हैं? x इक्वल्स टू a पर। तो सबसे पहली बात, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जैसे ग्राफ में हमें दिख रहा है, तो इसकी पहली शर्त ये है कि x इक्वल्स टू a पर यह फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए? x इक्वल्स टू a पर ये जो गिवन फंक्शन है ये डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू इस पर आनी चाहिए, वो भी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? सबसे पहली शर्त ये है x इक्वल्स टू a पर यह फंक्शन fx क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? मतलब क्या करना है? x इक्वल्स टू a रख देना है, यानी अगर x इक्वल्स टू a रख दोगे तो क्या आ जाएगा? fa। तो पहली शर्त यही है, fa इज डिफाइंड। फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? जिस पॉइंट पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, फंक्शन उस पर डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर बच्चों? आ गई ना बस में, मतलब उसमें अगर मैं उस x की वैल्यू पुट कर दूं तो जो भी वैल्यू आए वो कुछ ना कुछ निकल के आए, फाइनाइट वैल्यू निकल के आए। क्लियर? ग्राफिकली अगर समझें तो कैसे समझें? मान लिया अब जैसे ये ग्राफ तो अभी अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको यहां से करेक्ट कर लूं, जैसे मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक। मैंने यहां पर कोई पॉइंट मान लिया fa, यहां पर कोई फंक्शन मान लिया fa, ठीक। और ये कोई पॉइंट है इसी के आगे जस्ट ये है x इक्वल्स टू a, ठीक, यहां पर आ रहा है। और ये कोई फंक्शन है fx, ये जो कर्व बना है वो किसी फंक्शन का बना है, ठीक है ना। ये कर्व किसी फंक्शन का है जिसको हमने क्या मान रखा है? fx। अब देखिए, मैं इस x की जगह में a रख दूंगा तो यहां पर जो मेरे को वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो कितनी मिलेगी? fa। और आगे जब मिला रहा हूं तो यही है ना बच्चों fa। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर? फंक्शन डिफाइन है ना, ये fa यहां पर है, ग्राफ के अकॉर्डिंग fa यहां पर है। और जब मैं इस फंक्शन में x की जगह में a रख रहा हूं तो fa ग्राफ में यहां पर आ रहा है, इसको हम आगे मिला रहे हैं तो fa ये बराबर आ रहा है, ये fa माना है, ठीक है। और ग्राफ में fa ये आ रहा है, हम देख रहे हैं ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है, क्योंकि x इक्वल्स टू a पर fa की यही वैल्यू आ रही है। अगर आप fa यहां मानते, ठीक, ग्राफिकली समझिए, अगर आप fa यहां मानते और x इक्वल्स टू a पर fa यहां पर आ रहा है तो देखिए अब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि fa ये है और कर्व पर जब हम x की वैल्यू a रख के फंक्शन निकाल रहे हैं तो fa ये वाला पॉइंट आ रहा है, यानी आगे भी देखिए यहां पर fa आ रहा है, fa की वैल्यू यहां पर आ रही है, फंक्शन की वैल्यू fa ये है। मतलब x इक्वल्स टू a पर मान लिया, सपोज करते हैं एग्जांपल, x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2 और कर्व से आ रही है 1,
ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू उस पॉइंट पे निकल के नहीं आ रही। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उस वैल्यू पर, उस एक्स की उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू ग्राफ में भी वही आएगी और मैथमेटिकली भी वही आएगी। क्लियर बच्चों? तो इस केस में कंटिन्यूस नहीं है। अगर एफ ए ये है तो एफ ए यहीं पर मिल रहा है, तो ये केस क्या है? कंटिन्यूस है। मतलब x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन ने क्या होना पड़ेगा? डिफाइंड होना पड़ेगा। पहली शर्त समझ में आ गई। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड शर्त क्या कहती है? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बी एग्जिस्ट। मतलब फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है वही चीज आ गई जो ग्राफिकली समझाया था मैंने। यही तो बोला, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन है एफ एक्स, उसकी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू ए पर कितनी आई? एफ ए। और यही एफ ए है ग्राफिकली भी, यहां पर एफ ए यहीं पर है, दोनों बराबर आ रहा है। कहने का मतलब एफ ए डिफाइंड है। ठीक। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बी एग्जिस्ट। x टेंड्स टू a रखने पर, fx की जगह में x टेंड्स टू a रखने पर फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। पहली शर्त क्या है? fa डिफाइंड होना चाहिए। जो भी फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू उस पर रख के जो भी फंक्शन आएगा वो डिफाइंड होना चाहिए। आ रही है ना बात में? मतलब वो फाइनाइट आना चाहिए। दूसरा, x टेंड्स टू a पर x की लिमिट डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया ना? क्लियर? एक ही वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि x इक्वल्स टू 2 रखने पर दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आ रही है ना बात में? लेकिन किस केस में कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसी को समझा रहा हूं। आ गई ना बात समझ में? देखिए, आपने सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? x इक्वल्स टू a पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, जो भी निकल के आएगा वो डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू x टेंड्स टू a पर, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब जो भी वैल्यू है वो फाइनाइट निकल के आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ये कर्व फाइनाइट है क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां पर खत्म हो गया, मैंने ये आगे वैसे बढ़ा दिया। मान लिया ये कर्व फाइनाइट है। इनफाइनाइट होता तो ऐसे बनता, ये कहीं ऐसे ऐसे बढ़ता बच्चों आगे ऊपर को। क्लियर? कहीं नहीं मिलता ये कर्व, आपका क्लोज कर्व बनता है। आप कहीं ऐसे इनफाइनाइट कर्व ऐसे बना लिए, ये जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगी, ऐसे ही चलता जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स भी एग्जिस्ट, एफ एक्स की वैल्यू x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट होनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। दोनों चीज समझ में आ गई। तीसरा, जो थर्ड है, थर्ड क्या कहता है बच्चों? देखो, अब तीसरा इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, आएंगे ही। अगर फंक्शन डिफाइंड है, x टेंड्स टू a पर आप fx की वैल्यू निकाल रहे हो, वही तो fa है। मैथमेटिकली तो ये दोनों बराबर आएंगे ही आएंगे। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये fa ऊपर हो जाए अगर फंक्शन डिफाइंड है तो। तभी तो शुरू में लिखा fa क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? तो तीसरी कंडीशन क्या है कंटिन्यूस होने की? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ए के बराबर आनी चाहिए। तो आप कहोगे बच्चों कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। क्लियर? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। याद रखिए ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। ग्राफिकली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक। फंक्शन ने सबसे पहले x इक्वल्स टू a पर डिफाइंड होना चाहिए। मतलब पता है कि x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन यही है, हम इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। डिफाइंड आना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। x इक्वल्स टू 2 आप वहां रखोगे तो फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आनी चाहिए। आ गई बात समझ में? दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स भी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। तीसरा, ये दोनों आपस में क्या आनी चाहिए? बराबर। ये तीसरा बहुत मेन है कंटिन्यूटी के लिए बच्चों, यही चीज मेन है, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीज है। अब ये दोनों बराबर आ गए तो ही फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। आ गई बात समझ में? तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। देखो दोनों एक ही चीज है। अभी आप सोच रहे होंगे ये दो अलग अलग क्या चीज है? एक ही तो चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है। ये लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स है। ठीक। निकालोगे आप इसकी वैल्यू और fa निकाल लोगे, दोनों एक ही चीज तो है। यहां पर भी तो x की जगह में a ही रख रहे हो आप, यही तो निकलेगा। तो यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन यही है।
अगर कोई नॉर्मल फंक्शन आपको दिया है, जैसे नॉर्मल फंक्शन को अभी समझाऊंगा, अगर कोई आपको नॉर्मल फंक्शन दिया है जो आपका x = 0, 2, 3 में डिफाइंड हो रहा है, तो आप इसकी कंटिन्यूटी ऐसे चेक करेंगे। पहले ये चेक करेंगे कि वो क्या x = 0 या 2 पे डिफाइंड है, इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक। दूसरा आप ये चेक करोगे कि क्या ये एग्जिस्ट है, बिल्कुल। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, आएंगे ही आएंगे बराबर। अगर ये दोनों बराबर, ये डिफाइंड भी हो गया, लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वल आएंगे, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर, ठीक। याद रखना फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूटी पहला स्टेप समझ में आ गया ना बच्चों कंटिन्यूटी का, ठीक। जरा लंबा टॉपिक है तब इसलिए इतने डिटेल में समझा रहा हूं। तो 3 स्टेप, एफ ए डिफाइन होना चाहिए, x = a पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लिमिट fx की जो लिमिट है x → a पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हुए तो ये दोनों बराबर आएंगे ही आएंगे, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बच्चों। अगर ये फॉलो नहीं करे, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया, x → a पर इनफाइनाइट आ गया, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। आ गई ना बात में। अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, आपका प्रूफ नहीं हुई, तो आप क्या कहोगे, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर बच्चों। कर्व से समझते, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए कर्व से समझते हैं डिसकंटिन्यूअस को, डिसकंटिन्यूटी के केस को भी समझते हैं बच्चों। देखिए जैसे मैंने एक कर्व बनाया, ठीक, यहां पर खत्म कर दिया। अगला कर्व मैंने यहां से बनाया, यहां पर खत्म कर दिया। आ गई ना बात में। फिर अगला कर्व मैंने कुछ ऐसा बना दिया। आ रही है बात समझ में। देखो ये जो कर्व मैं बना रहा हूं, ये ब्रेकिंग पॉइंट है इसमें। ये कर्व जब मैं बनाया तो पेन बार बार उठानी पड़ रही है, जैसे यहां तक ले गया, फिर पेन को उठा के यहां से स्टार्ट किया, मतलब इस कर्व में कहीं ना कहीं कौन सा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये कर्व क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो कर्व है, ये जो आपका फंक्शन है, जो ऐसा फंक्शन बन रहा है, ये कैसा फंक्शन है, नॉट कंटिन्यूअस, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट देखो कर्व की, इसको जब मैं x में मिला दूंगा, ठीक, तो यहां पर जहां पर ये कर्व टूट रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग जहां पर ये कर्व टूट रहा है, तो वहां पर जो x की वैल्यू आएगी, मान लिया x की वैल्यू a आ गई, तो यही x = a इस कर्व का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा। आ गई ना बात समझ में। ये x = a इस कर्व का क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा। मतलब इस x = a पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर। कर्व से समझ में आ गया। मैथमेटिकली तो समझा दिया था, अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, असतत होगा। अगर कर्व से समझो तो जहां पर ये कर्व टूट रहा है, तो वहां पर जो x की वैल्यू आ रही है, वही x की वैल्यू इस फंक्शन की क्या है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। आ गई ना बात समझ बच्चों। क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं मेन चीज की ओर। अगर फंक्शन नॉर्मल है तो जो पहली डेफिनेशन मैंने कंटिन्यूटी की समझाई, उसी से फंक्शन बन जाएगा। नॉर्मल फंक्शन का मतलब ये, जैसे fx = 2x - 3, x = 2 पर आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहले आप x = 2 रख दो, डिफाइन होना चाहिए कहा था ना, f2 रख दीजिए। तो 2 × 2 -3, 2 × 2 = 4, 4 - 3 = कितना, 1। कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, और जो भी वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। क्लियर बच्चों। f2 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, क्या लिमिट x → 2 fx एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल करेगा। अगर ये फंक्शन डिफाइन है तो वो करेगा ही करेगा, फंक्शन तो वही है, ठीक। तो अब देखो x → 2 रख दीजिए, 2 × 2 -3, 2 × 2 = 4 -3 कितना, 1। ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी फंक्शन क्या है, x = 2 पर कंटिन्यूअस है। x = 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आ गई बात समझ में। क्लियर बच्चों। ठीक। अब इतना समझ में आया ना, बहुत नॉर्मल। देखो f2 निकाला और लिमिट x → 2 fx निकाला। हमने ये देखा ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये फंक्शन x =
2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। बस इतना ही करना है, कोई LHL नहीं, कोई RHL नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शन नॉर्मल है। क्या सबसे पहले ये देखो, क्या x = 2 पर फंक्शन डिफाइन है? बिल्कुल। x = 2 पर इसी फंक्शन की तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो डायरेक्ट रखो, फंक्शन डिफाइन आ रहा है। ठीक, और लिमिट fx, जो लिमिट है इस फंक्शन fx की x → 2 पर, वो क्या आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो नीचे लिख लोगे लिमिट x → 2 fx = f2, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। अगर यहीं पर ये कह दूं कि क्या 1/x - 5 x = 5 पर कंटिन्यूअस है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह में 5 रख दे रहा हूं तो 1/5 - 5 कितना, 0। 1/0 कितना, इनफाइनाइट। फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यानी फंक्शन x = 5 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इस केस में आ रही है ना बात समझ में? इस केस में फंक्शन क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। और अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है बच्चों, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ही नहीं, यानी x = 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन क्या और जगह है? बिल्कुल। x = 5 के अलावा आप कुछ भी रख दो, फंक्शन डिफाइंड है, तो क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। आ रही है बात समझ में? बस यही नॉर्मल है। शुरुआती कुछ क्वेश्चनों में आपने यही चीज अप्लाई करनी। जो दूसरे टाइप के हैं ना, LHL RHL, वो देख के ही पता चल जाते हैं कि वो LHL RHL से बनने वाले। उसको मैं समझाऊंगा आपको कैसे देखना है। बाकी हर जो नॉर्मल क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के, ठीक, उनको आप ऐसे बनाएंगे। केवल उस x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और लिमिट x → 2 fx निकालोगे। हैं, हालांकि हैं दोनों इक्वल, बस यही दिखाना है कि दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। अगर ऐसा केस अराइज हो गया तो वो x = 5 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए अब सेकंड डेफिनेशन कंटिन्यूअस होने की। फर्स्ट डेफिनेशन जो इजी फंक्शंस में, जो शुरुआती आपके बुक में 4 या 5 क्वेश्चन तक हैं, उनमें इससे पहले वाला ही डेफिनेशन का यूज करोगे, क्योंकि आप अंतर देख लेंगे दोनों में। जो 5th से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, आप देखना बुक में। और जो 5th से पहले हैं वो नॉर्मल फंक्शन है, तो उसमें नॉर्मल डेफिनेशन, इससे पहले वाली डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी। अब सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी फंक्शन fx को आप कंटिन्यूअस कहोगे x = a पर, ये रियल डेफिनेशन होती है, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगी। कोई भी जो फंक्शन है fx, उसको आप कंटिन्यूअस कहोगे x = a पर यदि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट और x = a पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। यानी लिमिट x → a - fx = लिमिट x → a + fx और fa, ये तीनों अगर इक्वल आ जाएं तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। इस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस कब कहलाएगा और कैसे कहलाएगा, अब देखिए, अगर इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल ना हो, जैसे ये दो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, ये दो तो इक्वल हैं लेकिन इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर नहीं है, आ रही है बात समझ में, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर ये दो इक्वल नहीं है, अगर यही दो इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इन दोनों में से ये एग्जिस्ट कर रही है मान लिया, इन दोनों में से कोई वैल्यू, एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। डिसकंटिन्यूअस की 3 कंडीशन निकल के आ गई बच्चों, एक एक करके उसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला, इफ, ध्यान से देखिए, अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन x इक्वल्स टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो इन दोनों के बराबर नहीं आ रही, डज नॉट इक्वल्स टू fa, क्लियर, डज नॉट इक्वल्स टू fa।
ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर नहीं आ रही, एफ ए के बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब है ये भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू ए पर। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। और इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को बच्चों क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी is called removable discontinuity। तो बच्चों इस टाइप के जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। स्पेलिंग ये है रिमूवेबल, ठीक है बच्चों, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी है, कैसी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्लियर, होप सो बच्चों समझ में आ गया होगा। देखो ये पढ़ना नहीं है आपके, उसमें इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जिसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन की वैल्यू को कुछ ऐसे चेंज करेंगे कि वो कंटिन्यूअस आ जाए, कंटिन्यूअस निकल के आ जाए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम कंटिन्यूटी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है। आपके इसमें इसको है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी के अंदर ही आएगा, आ गई ना पास में, लेकिन इसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक, आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, पहला स्टेप समझ में आ गया। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, लेकिन इसकी वैल्यू फंक्शन एफ ए बराबर नहीं है, ये दोनों एफ ए के बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूट कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा x इक्वल्स टू ए पर। और इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब सेकंड, अब इसी का सेकंड देखिए, डिसकंटिन्यूअस होने का जो सेकंड शर्त है, अगर LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL आया, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट ही आपस में बराबर नहीं आई। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए, ये भी डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। और दैट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। क्लियर, ये इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी वो फर्स्ट टाइप ऑफ या फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। फंक्शन इसमें भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर, तीनों इक्वल आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आया, मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर बच्चों, थर्ड स्टेप, थर्ड और मेन है और आखिरी है, बस इसके बाद ये कंटिन्यूटी वाला पूरा लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। क्लियर, देखिए अब ये क्या है, इफ LHL और RHL और बोथ आर नॉट एग्जिस्ट। अगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर RHL राइट हैंड लिमिट या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब इस पर x टेंड्स टू a पर अगर LHL RHL और इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है, इनफाइनाइट आती है बच्चों, तो इस प्रकार की जो कंटिन्यूटी कहलाती है वो सेकंड काइंड ऑफ, इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ये कैसी कंटिन्यूटी कहलाती है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो बच्चों कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी समझाऊंगा। क्लियर, तो कंटिन्यूअस समझ में आया। सबसे पहले हमने फंक्शन पढ़ा, लिमिट पढ़ी, ठीक, RHL LHL क्या होते हैं ये पढ़ा। फिर हमने कंटिन्यूअस को कर्व में देखा, कंटिन्यूअस कर्व कैसा होता है, जहां हम पेन को बिल्कुल नहीं रिमूव कर रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, पेन से उस कर्व को कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया है, लेकिन उसकी भी तीन शर्तें थी।
पहला x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरा वो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तीसरा वो दोनों इक्वल आने चाहिए। क्लियर? ठीक। दूसरी डेफिनेशन हमने कंटिन्यूटी की पढ़ी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से कोई भी एक इक्वल ना आए तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। डिसकंटिन्यूटी देखो तीन टाइप की पढ़ दी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है लेकिन वो FA के बराबर नहीं है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, और इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी है वो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। अगर LHL और RHL या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो भी डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये कैसी कहलाएगी? सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। होप सो बच्चों आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।